Now student, we are going to discuss section number 3 of paper number 1 of JEE Advanced 2023. ठीक है, अब देखते हैं बेटा इस सेक्शन में क्या है। अगर मैं बात करूं इस सेक्शन में टोटल क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक टोटल 6 क्वेश्चंस है और ये जो 6 क्वेश्चंस है बेटा ये इनका जो सॉल्यूशन आने वाला है दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, कोई नेगेटिव आंसर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच क्वेश्चन, सो कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन। चलिए बेटा, सो ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है ध्यान से देखिए। अ हाइड्रोजन लाइक एटम, एक हाइड्रोजन जैसा कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है कैपिटल जेड। फोटोन एमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 इन दीज एटम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म photoelectric effect experiment on a target metal. The maximum kinetic energy of electron generated is 1.95 electron volt. If the photoelectric threshold wavelength for the target metal जो है वो आपको दी है 310 that is the nanometer. Now we have to find value of Z. Clear? चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका बेटा मॉडर्न फिजिक्स का, एटम जो हमारा चैप्टर है उसका। अब आप ये देखिए कि बिल्कुल सिंपल सा समझिए। सबसे पहले तो यहाँ लिखा बेटा कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है। ठीक है, वहां पर क्या है n इक्वल टू 4, जैसे मान लेते हैं बेटा ये n इक्वल टू 4 है या n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। यहाँ से जो कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से कोई फोटोन जो है E इक्वल टू एच न्यू कुछ एग्जिट हो रहा होगा। ठीक है, और जो एनर्जी जो फोटोन एग्जिट हो रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी मेटल के ऊपर जाकर के क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, क्या हम इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का यूज करके, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का यूज करके क्या हम पहले उस मेटल का वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। तो वर्क फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट आपको ये पता होगा कि 1240 डिवाइड बाई लैम्डा हम यहाँ रख सकते हैं, बट दिस लैम्डा इट शुड बी इन अ नैनोमीटर। क्लियर? सो 1240 डिवाइड बाई, अब देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, इट विल बी 310। ऑलरेडी किसमें दिया है बेटा, नैनोमीटर के अंदर। क्लियर? सो नाउ वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सो ये हमारा क्या आ गया बेटा, वर्क फंक्शन। अब आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो हमारी क्या कहती है बेटा, वो ये कहती है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है Ke max इट शुड बी इक्वल टू E माइनस 5। क्लियर? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी में से अगर हम जो वर्क फंक्शन को माइनस कर दे तो उतनी एनर्जी का जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ आई एम राइटिंग 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया E माइनस यहाँ पे हमने रख दिया बेटा 4। तो यहाँ से अगर आप बात करो तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 5.95 और यहाँ से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सो इतनी एनर्जी का हमारे पास जो फोटोन है वो हम क्या कर रहे हैं, जो है इंसिडेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो आपको एक एक्सप्रेशन और क्लियर होगा कि एक होता है डेल्टा E, इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्लियर है बेटा, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और आता है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हो गया इट विल बी जेड स्क्वायर, वी कैन राइट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा E इट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड की बात करते हैं, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, जेड स्क्वायर 1 अपॉन, अच्छा n1 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, 3 में, कहाँ से जा रहे हैं बेटा, 4th पे। यहाँ से क्लियर है? सो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा E इट शुड बी इक्वल टू 13.6 में ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जेड स्क्वायर। नाउ वी कैन सिंप्लीफाइड इट, कितना हो जाएगा बेटा 9, ये कितना हो गया 16, सो 9 मल्टीप्लाई 16, यहाँ कितना आ जाएगा 16 माइनस 9। क्लियर? सो अब देखो डेल्टा E, ये जो डेल्टा E है यही हमारा क्या है, वो एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 5.95 इट शुड बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो गया बेटा ये 10, दिस इज व्हाट 100। क्लियर? 0 से 0 को आपने क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया। अगर एक काम करते हैं इसको 7 से कैंसिल करते हैं, कितनी बार जाएगा देखो, 7 7 कितना होता है बेटा 49, 7 8 कितना होता है 56, फिर बचा 3
तो 75, ये हो गया हमारा 85। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सो क्लियर है ना? 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, वी हैव 3 लेफ्ट, तो 85 हो गया। सो 85 डिवाइड बाई 10, इट शुड बी इक्वल टू 136 जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब इसको और अगर हम देखें, इसको और क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 17 से कट करते हैं। 17 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6, वी हैव 5, 136, तो यहाँ से हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 5, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा? 2, यहाँ से ये कितना हो गया? 8, और 8 से 8 को हमने क्या कर दिया? कैंसिल। क्लियर? इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? इट विल बी इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई? ये। तो जो हाइड्रोजन लाइक जो एटम था उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमें कितना मिला बेटा? 3। क्लियर? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका जो हमारा आंसर है वो वैल्यू ऑफ जेड दैट वी विल फाइंड इट इज इक्वल टू 3। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस द एनालिसिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात थी। पहले जो लैम्बडा दिया था उससे हमने क्या निकाल दिया? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से हमने जो टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो है वो उसकी एनर्जी निकाल ली। उसके बाद हमने उसको स्पेक्ट्रल सीरीज के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका यूज करके हमने यहाँ पे कैपिटल जेड का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इतना तो करना ही पड़ता है, जेईई एडवांस का पेपर है। क्लियर? सो आई विल से दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इजी क्वेश्चन, और यू कैन से इजी टू मॉडरेट। क्लियर? सो आई विल से ओनली to 2 marks out of 10. Clear to you? Now student, we are going to discuss question number 9 of section number 3. ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे। इसके अंदर हमने मिरर और लेंसेज दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज किया है, और यहाँ पे एक आपको एक अरेंजमेंट बना के दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। एक कोई ऑप्टिकल अरेंजमेंट दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉनकेव मिरर M1 एंड M2। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि M1 और M2 आपको 2 कॉनकेव मिरर्स दिए हैं। ओके, एंड एक कोई कॉन्वेक्स लेंस भी दिया है L। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी दिया है कि जो इसकी फोकल लेंथ है वो कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। किसकी फोकल लेंथ? द फोकल लेंथ ऑफ L। L मीन्स यू कैन से लेंस, और यहाँ पे आपको इसका वैल्यू कितना दिया? F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, द रेडियई ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 एंड M2 आर 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो अच्छा, M1 के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास R1, ये हमारे पास कितना है बेटा? इट विल बी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? और R2 जो है वो हमें कितना दे दिया? 24 सेंटीमीटर। ये हमें क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2, अब L क्या है? ये रहा, M2 ये रहा, वो कितना है? 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट S इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट पर रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ये हो गया, प्लेस कर दिया हमने। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M1, मतलब ये L और M1 इसके बीच की डिस्टेंस जो इन्होंने बोला ये कितना है बेटा? n/7। हमें बताना है कि अच्छा, ये n/7 जब डिस्टेंस होती है तो वन ऑफ द इमेज कोइंसाइड विद द s, मतलब एक जो फाइनल इमेज बनती है वो s के साथ कोइंसाइड होती है। फाइन, हमें यहाँ पे बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? आइए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए एक बार फिर से मैं ये जो वैल्यू है उनको यहाँ लिखूंगा। R1 मेरे पास 20 सेंटीमीटर, R2 24 सेंटीमीटर। क्लियर? सो R1 इट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? R2 की जो वैल्यू है इट विल बी 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक मुझे क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे ये 10 सेंटीमीटर दिया है और ये 20 सेंटीमीटर तो है ही, तो ये मेरे पास हो गया, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चन को एक बार यहाँ से देखो कि कहाँ से शुरू करना है। तो डेफिनेटली अगर M2 दिया है तो यहाँ पर पहले आप लगाओ बेटा मिरर फॉर्मूला। क्लियर? सो वी कैन अप्लाई अ मिरर फॉर्मूला। तो M2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, फ्रॉम M2। अगर M2 मिरर के लिए बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, 1/v ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, प्लस 1/u। अच्छा, इसके लिए u कितना होगा बेटा? लाइट रे का डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, एंड वी आर मेजरिंग डिस्टेंस अपोजिट टू, तो u हमारा हमेशा क्या होता है बेटा? नेगेटिव, तो -10 हो गया, इक्वल टू 1/f। अच्छा, f की भी बात करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा। अब आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 24 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इट विल बी 12 सेंटीमीटर। सो 1 अपॉन क्या हो गया? -12। तो यहाँ से हमारे पास 1/v का वैल्यू आ जाएगा
1/10 minus 1/12, it will be equal to what 60, 6 minus 5 हो जाएगा, so 1/v ये कितना आ जाएगा बेटा 1/60। तो यहाँ से v का वैल्यू मेरे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो है इसकी जो इमेज है वो मुझे इस स्क्रीन के पीछे नजर आएगी, यस और नो। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको लाइट रे जाती हुई नजर आएगी, यस और नो, क्लियर। और आप समझ सकते हो कि अगर मैं इन लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज देखने को मिलेगी, क्लियर। अब देखो ये लाइट रे जो है कहाँ इंसिडेंट हो रही है, इट इज इंसिडेंटिंग ऑन अ लेंस, क्लियर। तो लेंस के लिए अगर हम बात करेंगे फॉर लेंस, अब लेंस के लिए बात करेंगे तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, क्लियर। तो अच्छा 1/v ये तो हमारा इसके लिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। सो 1/v इक्वल टू, अब देखो इसको ऐसे लिखो 1/u प्लस 1/f, सो 1/v इक्वल टू, अब इसके लिए u क्या होगा देखो बेटा 60 जो हम जो बात कर रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर वो तो इस मिरर के पीछे है, यहाँ पर कितना है बेटा 20, तो लेंस से टोटल कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, और हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन मेजर करें तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है। तो 1/-80 प्लस, अच्छा इसके लिए फोकल लेंथ की बात करो, अगर फोकल लेंथ की बात करें तो मुझे बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, क्योंकि अब ये इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, और इसकी जो लेंस की जो फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है बेटा दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा तो ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी पॉजिटिव रहेगी, यस और नो। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/10, सो 1/v इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ गया बेटा 80 माइनस 1 प्लस 8, तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई 80/7, और जो भी ये सारी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लाइट रे है ये कन्वर्ज होगी किसी एक पॉइंट पर लाइक दैट, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इस लेंस से कितना डिस्टेंस पे होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि वन ऑफ द इमेज इज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद द एस। अब एक सच समझो, एस जो है वो बेटा मिड पॉइंट पर है, ये 20 है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, और कोई भी लेंथ कोई भी इमेज फोकल लेंथ पे तब बनेगी जब लाइट रे पैरेलल आए, लाइट रे पैरेलल तब आएगी जब ये जाकर के यहाँ पर जब स्ट्राइक करे, बहुत ध्यान से समझना, तो ये फोकस से आती हुई नजर आए इस M1 मिरर के लिए, तो यहाँ पर ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना होना चाहिए बेटा, इट शुड बी 10 सेंटीमीटर, यस और नो। जब ऐसा होगा तो जो लाइट रे है वो यहाँ से कैसी जाएगी, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये लाइट रे बेटा यहाँ से इस तरह से पैरेलल जाएगी लाइक दैट, क्लियर। और जब ये लाइट रे पैरेलल जाएगी तो ये जाकर के कहाँ मिलेगी, वापस एस के साथ कोइंसाइड करेगी, बोलो यस और नो। तो हमें जो इस क्वेश्चन में दिया है कि ये वाली जो डिस्टेंस है क्या, कि ये जो n/7 है ये क्या है हमारा 10 प्लस 80/7, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप 7 को एलसीएम लोगे तो 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू जो आ गया इट विल बी व्हाट 150, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है व्हाट इज दैट आंसर, आंसर यू कैन से दिस वैल्यू वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू 150, क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा इसके एनालिसिस वाले पार्ट के लिए, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द एनालिसिस पार्ट, क्या फॉर्मूला बेस्ड है, हाँ हम कह सकते हैं हमने फॉर्मूलेज यूज किए, बट फॉर्मूले के साथ आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। ट्रिक का मतलब क्या, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको सारी चीजें डील करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो मैं इसको इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इतना तो अगर आप जेईई एडवांस के एस्पिरेंट हो तो आपको ये सब चीजें करना आना चाहिए, क्लियर। सो आई विल गिव 5 out of 10, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेक्शन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरर, ठीक है, एरर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्या बोला कि हम क्या कर रहे थे कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज गिवन बाय 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बोला कि जो u है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर u की जो वैल्यू है वी आर प्लेसिंग दिस u, इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 10 प्लस माइनस, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 0.1 सेंटीमीटर, ओके फाइन, एंड द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज दैट इज फॉर्मिंग v
it should be equal to 20 plus minus 0.2 centimeter. यहाँ तक clear? Now what is our objective? To find the error in the determination of focal length of a lens, और यहाँ पे बोला है कि वो n% की वैल्यू आती है, ठीक है, हमें बताना है what is the value of n. Clear? अब देखो बेटा, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर यूजिंग 1 by u minus 1 by u इक्वल टू 1 by f. यहाँ तक क्लियर है? तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पहले हम यहाँ पे फोकल लेंथ को कैलकुलेट करें, ठीक है. उसके लिए अगर आप देखोगे v, यहाँ पे मैंने रखा बेटा 20 माइनस 1 अपॉन u. u कितना है मेरे पास 10, इट विल बी इक्वल टू f. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस और नो? अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी बेटा, क्योंकि आप यहाँ पे लेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो, और लेंस फॉर्मूले में हमेशा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसको मत भूल जाना, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होती है. किसी भी, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है. तो ये वाली वैल्यू प्लस होगी. क्लियर? तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटा 20, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, इट विल बी इक्वल टू 1 by f. क्लियर? तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा कि 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा dv by v स्क्वायर. एक बात का याद रखें, ठीक है. चलो अभी इसको समझते हैं. यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, माइनस हमें क्या निकालना बेटा? एरर निकालनी ना. यस. सो एरर किस में निकालनी? फोकल लेंथ में निकालनी. ओके फाइन. तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो, du by u स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू, आई कैन से df अपॉन f स्क्वायर. ऑल्दो ये माइनस के साथ आता है, बट आपको पता है कि एरर हमेशा ऐड होती है, तो मैं तो कह रहा हूँ सबको ऐड कर दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. यहाँ पे आप ऐसे लिखो, डेल्टा f ओवर f स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा u डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस डेल्टा v बाई v स्क्वायर. क्या हम ऐसा पुट कर सकते हैं बेटा? यस. तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 2 है. नाउ आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक दैट, डेल्टा f ओवर f स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटा? 1 बाई f से. तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 बाई f, इट शुड बी इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. यहाँ पे क्या आ गया? डेल्टा u बाई u स्क्वायर प्लस डेल्टा v बाई v स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा u बाई u स्क्वायर प्लस डेल्टा v बाई v स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ समझो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए, ये हो गया. इसके साथ आपका क्या आएगा बेटा? इट विल बी 3/20. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, इट विल बी 3/20. अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं. देखो, डेल्टा u बाई यू स्क्वायर, डेल्टा u कितना है आपका? 0.1, उसका u स्क्वायर कितना हो गया? 100. सो आई कैन राइट लाइक दिस, 0.1 डिवाइड बाई 100 प्लस, अच्छा, व्हाट अबाउट डेल्टा v? 0.2 डिवाइड बाई 20. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 0.2 डिवाइड बाई, ये हो गया हमारा 400 डिवाइड बाई 3/20. क्लियर? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा? 1/1000 प्लस दिस इज व्हाट? 4 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई, ये हमारा कितना आ जाएगा? 3/20. क्लियर? तो इसको अगर आप सोल्व करो तो देखो, 4000 का आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 + 2 डिवाइड बाई, ये हमारा कितना हो गया बेटा? 4000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 3. क्लियर? अब जस्ट इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, और ये वैल्यू किसकी आई है? यहाँ से समझो, f से f को कैंसिल कर दो. क्लियर? So now you can write this is actually fractional change in a focal length. Clear? And it will be equal to 6 divided by, I can say this is 4000 multiply 20 by 3. देखो, यहाँ से ये कितना हो गया बेटा? 2. यहाँ से ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/100. क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्या निकालना? परसेंटेज चेंज इन फोकल लेंथ. सो आई कैन मल्टीप्लाई इट विद 100. सो इट शुड बी इक्वल टू 1/100 इंटू 100. क्लियर? यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बेटा? 1%. और हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये क्या गिवन है? इट इज इक्वल टू n%. सो नाउ आई कैन से व्हाट इज वैल्यू ऑफ n वी आर गेटिंग? इट इज इक्वल टू n इक्वल टू 1. क्लियर? तो मैंने क्या किया बेटा, इस चीज़ को समझना बहुत सिंपल सा था कि हमने पहले लेंस फॉर्मूला लगाया, वहाँ से मैंने एक्चुअल फोकल लेंथ निकाली. सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहीं आपसे मिस्टेक होगी, है ना, आपका आंसर यहीं से चेंज हो जाएगा. तो इसका ध्यान रखें कि u आपको माइनस में लेना है. उसके बाद हमने यहाँ पर इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर यहाँ पे डिवाइड किया, और फाइनल हमने हमारा परसेंटेज चेंज इन फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आंसर हमारा n इक्वल टू 1 आएगा. क्लियर? आइए इसके एनालिसिस वाले पार्ट पे हम बात करते हैं. देखिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था.
एरर हमेशा ऐड होती है, हमें पता है, तो हमने इस तरह से डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन कर ली और जस्ट हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम वैसे भी हमारी एरर्स एंड मेजरमेंट में डिस्कस करते हैं। क्लियर? सो आई विल गिव दिस क्वेश्चन एज ए वेरी इजी क्वेश्चन और आई विल गिव 2 आउट ऑफ 10। नाउ स्टूडेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा बेस्ट है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड। और आप देखेंगे बेटा कि अगर पेपर 1 में हम बात करें तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स वाला जो सेक्शन है, हमारा थर्मो वाला सेक्शन है, उससे बहुत क्वेश्चन, मतलब आप ये देखिए कि थर्मो का वेटेज इस बार बहुत ज्यादा दिया गया। ठीक है, तो चलिए थर्मो का ही ये केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स में, आप जानते हैं केटीजी और थर्मो को हम मिलके पढ़ते हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस में। तो देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन क्या क्या, इसका सोल्यूशन टफ है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दो तो बहुत जल्दी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। जैसे एक चीज समझते हैं, पहले यहाँ पे कंटेनर बना देते हैं ना, आराम से इसको समझते हैं क्या है ये। A closed container contains a homogeneous mixture of 2 moles of ideal monoatomic gas। तो एक काम करते हैं, ये कंटेनर है, इसके अंदर हम पहले कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 मोल हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, और वो जो है मोनोएटॉमिक गैस है। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ ताकि कोई मिस चीज ना हो, है ना, कोई पॉइंट हमारा मिस ना हो। मोनोएटॉमिक गैस है और मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा इक्वल टू 5/3 होता है, ये भी इन्होंने बता दिया। ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एक और कोई कंटेनर तो सेम ही है बेटा, मैं थोड़ा सा उसको सेपरेट करके बता रहा हूँ ताकि हमें ध्यान रहे। यहाँ पर हमें दे दिया क्या, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटोमिक गैस। अब आपको क्या दे दिया बेटा, डाई एटोमिक गैस आपको प्रोवाइड किया है और गामा का वैल्यू हमारे पास है, इट विल बी 7/5। क्लियर टू यू? यस। नाउ आपको ये बोला गामा क्या होता है, ये आपको पता है। द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल, मतलब गैस जो है वर्क कर रही है 66 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मुझे एक बात बताओ, जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करते हैं तो हम यहाँ पर जो है वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी। आइडियल गैस के लिए बात हो रही है तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है तो हम पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआर डेल्टा टी। यस और नो? क्लियर? तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। समझना, अगर हम पूरे कंटेनर की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 + 1, टोटल 3 मोल्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 मोल्स। यस और नो? ऐसा लिख सकता हूँ ना? क्लियर? 3 मोल्स और यहाँ पे आ गया बेटा आर डेल्टा टी। क्लियर? अच्छा, वर्क डन कितना कर रहे हैं, ये गैस वर्क कितना करेगी, 66 जूल। तो यहाँ से आर डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 22। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसका कहीं यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक्चुअली हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब समझना, अगर मैं इस पूरे कंटेनर के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करूं, सो हाउ कैन आई कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, N1 CV1 डेल्टा टी प्लस यहाँ पे आ जाएगा N2 CV2 डेल्टा टी। ठीक है, N1 जो फर्स्ट गैस है कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा उसके, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ पे 1 मोल है। क्लियर? सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस 2 मोल। अच्छा, कौन सी गैस थी बेटा, मोनोएटॉमिक गैस थी, आपको याद है? देखो मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या आपको पता है बेटा, सीवी क्या होता है, सीवी होता है F/2R। सीवी हमेशा F/2R होता है। मोनोएटॉमिक हो जाएगा तो F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। ये गामा की वैल्यू आपको इसलिए दी ताकि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख देता हूँ। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, 3। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट विल बी 3/2R फॉर व्हाट, मोनोएटॉमिक। डाईएटॉमिक के लिए सीवी की बात करेंगे, इट विल बी 5/2R। तो इसकी वैल्यू को हमें वहां पुट करना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस 3/2R डेल्टा टी प्लस, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे तो कितने मोल्स है बेटा, 2। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें एक और जो हमारी गैस है उसमें कितने मोल है बेटा, 1। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस 1 मल्टीप्लाई दिस विल व्हाट 5/2R डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? सो नाउ अब इसको जस्ट सोल्व करो, कितना आ गया बेटा, 3R डेल्टा टी प्लस दिस विल बी 5/2R डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से बेटा अगर मैं ऐसा लिखूं 3 + 5/2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो क्लियर है ना आपको, यस और नो, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? यस।
सो यहाँ से अगर आप R डेल्टा टी को कॉमन ले लो तो यहाँ पर आप ऐसा मेंशन कर सकते हो, कितना हो गया ये 11/2 R डेल्टा टी। अब देखो ये क्या आ गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या आ गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो नाउ अब आपको ये पता बेटा, आप एक रिलेशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो कि R डेल्टा टी का वैल्यू क्या है। ये देखिए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया कि R डेल्टा टी कितना है, इट विल बी 22। तो मैं यहाँ पर 11/2 और ये मेरे पास कितना हो गया 22, यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 121 जूल। सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस क्वेश्चन, हमें ये बताना था व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा 121 जूल। क्लियर, समझ में आया? तो हमारा इसका जो आंसर है वो कितना है बेटा 121 जूल। क्लियर टू यू? यस। चलिए बेटा इसका एनालिसिस पार्ट की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था? हाँ बोल सकते हो, बेसिक फॉर्मूले यूज किए, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट जो सीवी है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने एनफ प्रैक्टिस की तो आप आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो आई विल से यस, इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। सो आई विल गिव 4 आउट ऑफ 10। क्लियर टू यू? नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन जो है बेटा बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला कि कोई एक पर्सन है, अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप ऑफ हाइट 4 मीटर। ठीक है, along a straight path on the flat ground. Okay, fine. The lamp post and the person are always perpendicular to the ground. If the speed of person 60 centimeter per second, हमें बताना है the speed of tip of a person's shadow on the ground with respect to person's इज व्हाट। देखते बेटा बहुत सिंपल से समझाता हूँ मैं आपको, बस ये डेटा आप याद रखो कि पर्सन की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, और जो लैंप पोस्ट है उसकी हाइट कितना है बेटा 4 मीटर। क्लियर, और पर्सन की जो स्पीड है दिस इज व्हाट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि बेटा ये हमारा क्या है लैंप पोस्ट, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर लैंप पोस्ट। यहाँ पे मान लो हमारा लैंप है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है, लेट्स सपोज दिस इज पर्सन। ठीक है, ये पर्सन है, इसकी जो हाइट है वो हमें कितना दिया बेटा 1.6 मीटर एंड दिस हाइट इज गिवन टू यू 4 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये लैंप पोस्ट है, इससे अगर कोई लाइट निकल रही है लाइक दैट, तो इससे अगर हम यहाँ पर इसकी शेडो को ड्रॉ करें, सो हाउ वी कैन ड्रॉ द शेडो, इट विल बी लुक लाइक दिस, यस और नो। तो इस शेडो की जो टिप है वो कहाँ पे होने वाली बेटा, यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है कि ये जो पर्सन है ये यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको P से डिनोट करता हूँ, इसको L से डिनोट करता हूँ, सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज गिवन टू यू दिस इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, लेट्स सपोज राइट डायरेक्शन वी आर टेकिंग पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो टिप है वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू पर्सन मुझे फाइंड करना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपको गिवन है, बट आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कैसे आएगा, उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से मान लो बेटा कि मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस जो है मेरा क्या है x, मैंने अपना रेफरेंस लैंप को माना, और यहीं से मैंने मान लिया कि यहाँ से मान लो कि बेटा ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज व्हाट y। ठीक है, यहाँ से टिप तक की जो डिस्टेंस है वो हमने y मानी। क्लियर, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी y माइनस एक्स। या सुनो, अगर आप सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, if you utilize the concept of similar triangle, how you can write like this, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ y minus x it will be divided by 1.6, it should be equal to total कितना बेटा y and it will be divided by 4। या सुनो, एक ट्राइंगल हमने ये यूज कर लिया, ये t मान लो, ये a मान लो और ये मान लो b और ये l है। ये तो एक ट्राइंगल है हमारा बेटा जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा APT, और एक है हमारा BL और T। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4y माइनस 4x इक्वल टू 16/10, ये हमारा क्या हो गया बेटा y। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 4y माइनस 4x इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा y।
तो यहाँ से अगर हम बात करें तो वी कैन राइट लाइक दिस y माइनस एक्स इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ y. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट विद द 5, सो 5y माइनस 5x इट विल बी इक्वल टू 2y. क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, 3y इट शुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x. याद रखते हो? क्लियर? तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया ये. अब हम क्या करेंगे बेटा, इस रिलेशन को यूज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो वी कैन राइट लाइक दिस dy बाई dt इक्वल टू 5 टाइम्स dx बाई dt. आप बहुत ध्यान से समझना, ये अंडरस्टैंडिंग है. dx बाई dt क्या हो गया कि ये पर्सन जो है इस लैंप से कितना दूर जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी. और यही वेलोसिटी तो हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. यस. और ये जो dy बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ यू कैन से टिप, वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू लैंप. यस और नो? वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू लैंप. यस और नो? या फिर आप ऐसा वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू यू कैन से, ये मान लो कि लैंप से जो डिस्टेंस है वो है, ये तो पर्सन की है. क्लियर? और हमारा जो ये आएगा ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. हमारा रेफरेंस ये तो मैंने ग्राउंड से माना. dx बाई dt जो है वो क्या है, वो ये पर्सन ग्राउंड के रेफरेंस में कितना जा रहा है, तो मैंने आपको बोला कि ये तो ऑलरेडी गिवन है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ टिप, ये जो टिप है ये ग्राउंड, लैंप जो है वो कहाँ है, ग्राउंड पर. तो ग्राउंड का हमारा रेफरेंस है, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 20, इट विल बी व्हाट 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या हमारा आंसर ये है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव जो है बेटा वो ये फाइंड करना है. तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ टिप विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, ये कितना आया बेटा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया 60. तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर इट विल बी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर टू यू? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बेटा इट विल बी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर एनालिसिस वाले पार्ट पे जाए इसके, चलिए एनालिसिस वाले पार्ट पे बात करें. हाँ मैं ये बोलूँगा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज किया है, साथ साथ में आपको थोड़ी सी मैथ्स का तो हमने जो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज किया. ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए. इस टाइप का कभी आपने क्वेश्चन किया है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा. क्लियर? सो आई विल पुट दिस क्वेश्चन इनटू द कैटेगरी ऑफ यू कैन से इजी टू मॉडरेट. क्लियर? आई विल प्रोवाइड 6 आउट ऑफ 10. क्लियर टू यू? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर 3 और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको जो 2 पॉइंट मासेस दिए हैं दैट इज हैविंग मास 20 ग्राम एंड 30 ग्राम, बोथ आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. मतलब आपको यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दी है ये आपको कितना दे दिया बेटा 10 सेंटीमीटर. यहाँ तक ठीक है. अच्छा आगे बात करते हैं. अब आपको क्या बोला है, ये जो सिस्टम है इसको हमने सस्पेंड कर दिया और इसको यहाँ पर इसके जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से इसको हमने हैंग कर दिया. ओके. यहाँ पर आपको जो एक बोला है कि ये जो टॉर्सनल पेंडुलम है, मतलब अगर इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये टॉर्सनल पेंडुलम है, ये क्या करेगा ऑसिलेट करेगा. और इसके जो टॉर्सनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन है. हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा फाइंड आउट करना है और वो आएगी हमारी n × 10⁻³ की टर्म में. ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. अच्छा ये समझते बेटा, पहले तो हम ये समझते इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं. जैसे ये आपको बेटा 10 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको पता है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से तो आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे बेटा m1r1 इक्वल टू m2r2. तो क्या आप ये r1 r2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बोलो यस सुनो. क्या r1 r2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं. r1 कैसे आएगा बेटा, ये देखो आपके लिए, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ये मास ले लो, टोटल मास ले लो, कितना हो गया बेटा 30 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 और मल्टीप्लाइड विद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल 10 सेंटीमीटर. सो r1 कितना आ जाएगा 3/5 × 10, ये आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर. तो मेरा r2 जो है वो मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गया. तो रिमेनिंग मतलब r1 मेरा कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर. तो डेफिनेटली ये हमारा कितना आने वाला है, इट विल बी 4 सेंटीमीटर. ये हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 30 120, 6 × 20 120, m1r1 इक्वल टू m2r2 हो गया. क्लियर? अच्छा इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, टाइम पीरियड का आपको एक फॉर्मूला पता होगा. फॉर द टॉर्सनल पेंडुलम वी कैन राइट 2π = I/c, जहाँ पे c क्या होता है उसका टॉर्सनल कांस्टेंट होता है. अब I कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, I यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, यहाँ पे निकालेंगे हम m1r1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m2r2 स्क्वायर. अच्छा m1 कितना है देखो, ये हमारे पास कितना 30 ग्राम, सो 30 डिवाइड बाई ये हो गया हमारा 1000. अच्छा
R1 कितना है हमारे पास, इट विल बी, देखो M1 जो है, अच्छा R1 ये लिया तो M1 ये ले लो, ठीक है बेटा, यह हो गया हमारा M2। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 20 ग्राम, सो 20 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई R1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 इंटू 10⁻², होल स्क्वायर, प्लस अगर हम M2 की बात करें तो M2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 30 ग्राम, मीन्स 30 डिवाइड बाई दिस इज व्हाट 1000, अच्छा, और मल्टीप्लाइड विद R2 स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना 4 इंटू 10⁻², होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बेटा I, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 36 इंटू 10⁻⁴, प्लस यहाँ से इसको हमने कैंसिल कर दिया 3/100 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴, क्लियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 36 इंटू 10⁻⁴ प्लस ये आ गया, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करो 72 इंटू 10⁻�6 प्लस 48 मल्टीप्लाई 10⁻�6, क्लियर। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 10⁻�6, 120 इंटू 10⁻�6, और ये अब आपका किस में कन्वर्ट हो गया बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना आ गया बेटा 12 इंटू 10⁻⁵, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे को क्या चाहिए ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा कितना होता है बेटा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, क्लियर, और ये हो जाएगा हमारा √c/i, क्लियर। सो ओमेगा √, अच्छा सी की बात करते हैं, सी कितना हो जाएगा बेटा, सी क्या आपको दिया है, यस, टॉर्सनल कांस्टेंट गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁸, सो 1.2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, देखो हमने आई कितना कैलकुलेट किया 12 इंटू 10⁻⁵, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁸ डिवाइड बाई 10⁻⁴, यस और नो, इसका जो डेसिमल आएगा उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कैंसिल कर दिया, ये बचेगा कितना बेटा 10⁻⁴, क्लियर। सो ओमेगा की अगर हम बात करते हैं, ओमेगा इक्वल टू √, ओमेगा इक्वल टू √10⁻⁴, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ से स्टेप आइए, तो इस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो नाउ, इट विल बी इक्वल टू 10⁻² रेडियन पर सेकेंड, clear. So now you can multiply it with 10 and divide with 10, so I can write like this one, clear. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें जो क्वेश्चन में दिया उससे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा n इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ से मेरा n इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 10, क्लियर है बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या आने वाला है, इसको समझो, आंसर जो है वो हमारा है n, और n जो है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है 10, क्लियर। तो फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इसमें लगाया, और बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टॉर्शनल जो टाइम पीरियड जो होता है, टॉर्शनल जो पेंडुलम होता है उसका हमने यूज किया, क्लियर। आइए इसके अब एनालिसिस पे अगर हम चले तो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था, क्लियर। और अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ, हाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ आपको या तो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट यूज करो, जैसे m1 m2 अपन m1 प्लस m2 लगाओ, या फिर वो क्योंकि सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड था तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 कर दो, ये कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से बेटा आप ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 3 और यू कैन से सेक्शन 3 ऑफ पेपर नंबर 1 ऑफ जेईई एडवांस 2023। तो बेटा आपको इसमें मजा आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आप सारे क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में सही करके आए होंगे, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन।